हेलो दोस्तों, मैं हीरा सिंह लेकर के आया हूँ एसएससी जीडी एसएससी एमटीएस टॉप 20 प्रश्न, जिसमें आपको चैलेंज है 15 सही करके दिखाना होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले चलते हैं थोड़ा सा मोटिवेशनल शब्द की ओर। दोस्तों, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। मतलब आपको अपने शरीर में हमेशा उस जुनून के साथ पढ़ना है कि लोगों के मुंह में आपको ताला लगाना है। एक बार थोड़ा सा फिर डीपली में जाते हैं। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। दोस्तों, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। मतलब अब की बार एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी पार। ये रहा प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सुनिएगा। पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? ओके, ऑप्शन नंबर ए में 1526, 1556, 1761 और 1764। इस तरह का ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एसएससी एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, या फॉर इंडिया का फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, जितना भी भारत सरकार का एग्जाम है उसमें आपको इसी तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। और यही इजी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं बनने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि आप इस तरह के प्रश्नों का आप नज़रअंदाज कर देते हैं। ये रहा प्रश्न आपके सामने। इसमें आपको आंसर क्या होगा, देखिए। इसमें ये तीनों का तीनों 1526, 1556, 1761, ये तीनों का तीनों पानीपत का लड़ाई हुआ है, तीनों ईस्वी में हुआ है। और ये 1761 क्या है भाई, इसमें भी बक्सर का लड़ाई युद्ध हुआ है इसमें। और इसमें पूछ रहा है कि पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था, तो इसमें पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था 1526 ईस्वी में, दूसरा लड़ाई हुआ था 1556 ईस्वी में, तीसरा लड़ाई हुआ था 1761 ईस्वी में, और ये बक्सर का 1764 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का दूसरा लड़ाई यहाँ हो जाएगा आपका 1556 ईस्वी में। और चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब इस प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 2, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? ओके, बिपाशा, गोमती, वितिस्ता, गंडक। अब इसमें क्या कर रहा है, देखिएगा। बिपाशा भी एक नदी का नाम है, गोमती भी एक नदी का नाम है, वितिस्ता भी एक नदी का नाम है, और गंडक भी एक नदी का नाम है। ऐसा नहीं है एग्जाम में कि यहाँ नदी का नाम पूछा है तो यहाँ हमेशा चारों नदी का नाम ही रहेगा। यहाँ कुछ भी रह सकता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपसे एग्जाम लिया जा रहा है, आपका दिमाग का एग्जाम लिया जा रहा है, इसलिए चारों नदी नहीं रहेगा। लेकिन इस प्रश्न में मैंने चारों नदी का नाम डाला है, और चारों का चारों नदी का प्राचीन और नया नाम है, आधुनिक नाम और प्राचीन नाम है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा, गोमती, वितिस्ता, गंडक। अब ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा नाम था। लेकिन ये गोमती किस नदी का प्राचीन नाम है भाई? तो ये गोमल नदी का, और वितिस्ता झेलम नदी का, और गंडक ये प्राचीन नाम नहीं है। गंडक एक प्राचीन नाम नहीं है, ये एक आधुनिक नाम है। लेकिन ये आधुनिक नाम किस नदी का है? ये आधुनिक नाम किस नदी का है? तो इसका ये हो जाएगा सादा नीरा नदी का ये आधुनिक नाम है, गंडक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब इस प्रश्न में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ है? राजगिरी, हस्तिनापुर, वैशाली, विराटनगर। देखिए, इस प्रश्न के आंसर तो हम जल्दी से बता दे रहे हैं, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ आपको बताना होगा। ईमानदारी के साथ आप लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आपने ईमानदारी से कितने प्रश्न का आंसर आपने दिया है। रियल में आप पढ़ते हैं तो आप ईमानदारी से, और ये सेट कैसा लगा एक बार आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा लगेगा ये सेट तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। इसमें क्या कर रहा है, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ है? राजगिरी, हस्तिनापुर, वैशाली, विराटनगर। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ है? इसका हो जाएगा राजगिरी हो जाएगा। लेकिन
हस्तिनापुर क्या है भाई, वैशाली क्या है, विराटनगर क्या है, मतलब कौन सा महाजनपद का राजधानी है। तब इसमें हस्तिनापुर हो जाएगा। कुरु का राजधानी है हस्तिनापुर। और वैशाली क्या है भाई, तो वैशाली वज्जी का राजधानी। और विराटनगर क्या है भाई, तो विराटनगर भी ये मत्स्य का एक राजधानी है। मतलब आपको अब इस तरह के प्रश्न में आप यहाँ तो 4 प्रश्न दिया हुआ है और 4 आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपको ये महाजनपद, बहुत सारे महाजनपद है जिनका मगध है, इसमें एक प्रमुख है, इसमें बहुत सारा है। तो आपको महाजनपद और राजधानी आपको याद करके जाना है। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अभी नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रहा है देखिएगा ध्यान से। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में और 1919 ईस्वी में। आपके पास यार ईमानदारी से नहीं, इसके लिए हम आपको टाइम देते हैं, 5 सेकंड का टाइम देते हैं। 5 सेकंड का आपको हम टाइम देते हैं, जिसमें आपको अब इस प्रश्न में अब क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब इसमें कांड के बारे में आपसे पूछा है, तो कांड चौरी चौरा कांड कब हुआ था? प्रश्न में आपको एकदम डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा। अब कांड के बारे में पूछ दिया तो आपको सिर्फ चौरा चौरी कांड के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको एक एक कांड के बारे में पढ़ना है। मतलब आपका जितना भी कांड आता है, जितना भी लड़ाई आता है, कौन सा युद्ध कब हुआ, कौन सा लड़ाई कब हुआ, कौन सा कांड कब हुआ, कौन सा आंदोलन कब हुआ, तो अब ईस्वी जो दिया है इसमें कांड का देखिए। अब चौरा चौरी कांड कब हुआ था, इसमें कांड का दिया है चौरा चौरी का, लेकिन यहाँ आंदोलन वाला भी ईस्वी दे सकता है। यहाँ ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ वही रहेगा, कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए आपको ध्यान से देखना है चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। लेकिन 1918, 1930 और 1919 ये सब क्या है देखिए, ये सब तीनों ईस्वी है, ये सब तीनों ईस्वी में कुछ ना कुछ यहाँ भी हुआ है। अब 1918 ईस्वी में क्या हुआ है, तब यहाँ हुआ है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन यहाँ पे हुआ था। लेकिन क्या 1918 में एक ही चीज़ हुआ है? नहीं, 1918 में एक खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। अब 1930 ईस्वी में क्या क्या हुआ था भाई, तो 1930 ईस्वी में दांडी मार्च नामक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, ठीक। और 1930 में सभी नए अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया था। और 1919 में क्या क्या हुआ था, तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और रोलेट एक्ट अधिनियम भी इसमें बना था 1919 ईस्वी में। इसीलिए आपको एक एक चीज़ याद करके चलना है। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को कि अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। यार वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और ईमानदारी के साथ आप कमेंट कीजिएगा कि 20 प्रश्न में आप कितने प्रश्न सही किए और वीडियो का पेपर का लेवल कैसा था। और ये एकदम स्पेशल एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के लिए है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस में ही ऐसा प्रश्न पूछता है, हर जगह पूछता है, गवर्नमेंट एग्जाम में हर जगह पूछता है। इसीलिए आपको राटा मार लेना है। राटा मारने से अच्छा है कि आप समझ लीजिए कि इस ईस्वी में इसी, मतलब एक तरह से दिमाग में आप बैठा लीजिए कि इस ईस्वी में युद्ध हुआ था। जिस तरह से आपका दिमाग में गाना चलता है, थोड़ा सा आप गाना याद कर लीजिएगा, खाई के पान तो बनारस वाला अगला याद हो जाता है। इसी तरह से आपको याद करना है। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था, तो डायरेक्ट 1922 याद होना चाहिए था। खाई के पान बनारस वाला, रास्ते से जा रहे थे बेलपूरी खा रहे थे, याद हो जाता है। उस तरह से आपको याद करके चलना है। चलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, क्या नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 5 में क्या कर रहा है देखिएगा यहाँ से। विश्व भूगोल का जनक कौन है? यहाँ भारत के भूगोल का जनक नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे विश्व भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस, मार्टिन बैहम, मेडरन, फोर्ट विलियम, कौन सा होगा? अभी इसमें कौन सा होगा भाई? भूगोल का जनक कौन है? तो विश्व भूगोल का जनक क्या हो जाएगा इसमें? हिकेटियस, ये हो जाएगा आपके हिकेटियस। लेकिन यहाँ पे और ये तीनों नाम क्या है भाई, ये इन लोग क्या चीज़ का खोज किया, कौन चीज़ का जनक है, किनका, ये क्या करने वाले ये सब है? मार्टिन बहम, ये सब क्या है? तो ये भी विश्व ग्लोब का निर्माता थे ये भी।
और मेड्रन क्या थे, तो मेड्रन भी एक विश्व मानचित्र निर्माता थे ये भी। अब फोर्ट विलियम क्या थे, तो फोर्ट विलियम भी कम नहीं थे, किसी से भी कम नहीं है, ये भी बहुत ही अच्छे, याद नहीं आ रहा है अभी, हमको भी पता नहीं चल रहा है क्या है, लेकिन आप कमेंट में कर दीजिएगा, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा लास्ट में कि फोर्ट विलियम्स क्या थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है, मोना लोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित। मोना लोवा ज्वालाद्वीप कह रहा है, ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तब ये किस देश में है, इटली, इंडिया, जापान, अमेरिका, क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा आपका अमेरिका, क्या हो जाएगा इसमें आपका अमेरिका हो जाएगा। लेकिन इटली भी देश है, जापान भी देश है, इंडिया भी देश है, लेकिन इनमें कौन कौन सा ज्वालामुखी है भाई, इटली में कौन सा ज्वालामुखी है, अब इटली का भी ध्यान देना है। अब अच्छा वो हो गया ज्वालामुखी। अब जापान में कौन सा है, जापान में आपको याद है, जापान में भाई कौन सा है, जापान में भी आपको पता नहीं। अब इंडिया में क्या है, सब के सब आपको याद करना है कि कौन सा देश में कौन सा ज्वालामुखी, आपको एक एक ज्वालामुखी, पर्वत, हर चीज़ आपको, झरना, नगर, नदी, झील, सब कुछ आपको याद करके जाना है। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के गर्म हवाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लू, बर्ग, सिमून, आयला, क्या कहा जाता है। तो भारत के गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है, आसान सी भाषा में है, देहात में लोग बोलता है लुक मार दिले, लुक लग गया है, तो लू हो जाएगा। लेकिन बर्ग क्या है, सिमून क्या है, आयला क्या है, ये भी गर्म हवाओं का नाम है, लेकिन बर्ग कौन सा देश में, कहाँ के लोग बर्ग गर्म हवाओं को कहता है। तो देखिए बर्ग गर्म हवाओं को, देखिए दक्षिण अफ्रीका में गर्म हवा को बर्ग कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में गर्म हवाओं को हम लोग बर्ग कहते हैं। अब ये सिमून क्या है, तो सिमून ये भी ईरान के लोग बोलता है, ईरान के लोग इसको बोलता है सिमून, गर्म हवाओं को ईरान के लोग सिमून बोलता है। और आयला क्या है भाई, आयला फ्रांस के लोग बोलता है, फ्रांस के लोग बोलता है गर्म हवाओं को कि आयला मार दिया, आयला है गर्म हवाओं को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखिएगा, पाक जल संधि किन किन देशों को जोड़ती है। अब जल संधि क्या है, अरे जोड़ने वाला जल संधि, रास्ता एक तरफ हो गया, नहर हो गया, जल संधि, जल का जोड़, जल संधि मतलब यही हुआ कि किन किन देश को जोड़ता है, पाक जल संधि किन किन देश को जोड़ता है। यहाँ है भारत, श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, अलास्का, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस। अब इसमें क्या हो जाएगा, ना देरी करते हुए आपको एग्जाम में आंसर देना है, एकदम डायरेक्ट फास्ट आंसर देना है। पाक जल संधि किन किन देश को जोड़ती है, डायरेक्ट आपको आंसर देना है। या पाक लिखल है तो आपका दिमाग में डायरेक्ट आ गया पाक, कहीं पाकिस्तान तो नहीं है, आप झट से दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ाइएगा, सीधे लगा दीजिएगा भारत पाकिस्तान, लेकिन आपका ये गलत हो जाएगा। आपका यहाँ सही भारत श्रीलंका हो जाएगा। आपका यहाँ पे पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को देश को जोड़ती है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा जल संधि है भाई जो जोड़ती है, यहाँ दे दिया। अब यहाँ पे अलास्का और रूस कौन सा जल संधि है, तो अलास्का और रूस यहाँ बेरिंग जल संधि है। ठीक, अब इंग्लैंड और फ्रांस को कौन सा जल संधि जोड़ता है भाई, तो डोबर जल संधि। कौन सा, डोबर जल संधि। और भारत पाकिस्तान का यार मुझे भी याद नहीं है, अगर आपका दिमाग में हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो ऑप्शन में क्यों दिया है भाई, दिमाग को तहलका मचाने के लिए दिया होगा। लेकिन आपको सिर्फ प्रश्न में ध्यान देना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बाकी बात कुछ भी रहे, गांव का नाम रहे या कुछ भी रहे, इससे क्या मतलब है, आंसर इसमें
एक जरूर रहेगा। अगर दिया हुआ है आंसर कि अति प्रश्न पूछा है कि कौन सा होगा तो आपका आंसर जरूर रहेगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये साइंस का प्रश्न आ गया यार। एक फैदम बराबर होता है, फैदम, फीट। फैदम क्या है भाई, फैदम एक नापने वाला है, समुद्री की गहराई नापते हैं फैदम से ना, समुद्री की गहराई को नापते हैं फैदम से। एक फैदम, दो फैदम, हाँ, इस तरह से नापते हैं। जैसे हम लोग किलोमीटर को नापते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर। 1 किलो में वजन कितना होता है, कै ग्राम, उसी हिसाब से यहाँ कि 1 फीट, 1 फैदम बराबर 1 फैदम में इसके अंदर कितना होता है, 1 फैदम में आपका कै फीट हो जाएगा, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, 5 फीट, आपका 1 फैदम में हो जाएगा 6 फीट। और ये 7 फीट और 8 फीट, ये 5 फीट, ये सब आपका क्या है, भ्रम पैदा करने के लिए ऑप्शन में दिया था कि कहीं आप इसको छोड़ करके इस सब में लगा दीजिए और आपका 1 नंबर कम हो जाए। लेकिन आप भी बहुत चतुर और चालाक है, आपको आप पढ़ करके गए हैं, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ करके हमेशा आपको जाना है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, रोम किस नदी के किनारे बसी हुई है। अब रोम क्या है, एक शहर का नाम है। रोम क्या है, एक शहर का नाम है। रोम किस नदी के किनारे बसी हुई है। इसमें दिया हुआ है टाइबर नदी, सीन नदी, डार्लिंग नदी, नील नदी। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सब का सब नदी का नाम ही रहेगा, यहाँ पे सब का सब नदी का नाम रहेगा, यहाँ पे कुछ भी दिया रहेगा। लेकिन यहाँ पे नदी के बारे में पूछ रहा है तो उसका एक नदी का नाम तो जरूर रहेगा, एक नदी का नाम जरूर रहेगा आपका कि रोम किस नदी के किनारे बसी हुई है। तो इसमें आपका हो जाएगा टाइबर नदी। और यहाँ सीन नदी क्या है, ये भी एक सीन नदी है, ये डार्लिंग नदी है, और ये नील नदी है। इन सब नदी के किनारे कोई ना कोई शहर जरूर बसा हुआ होगा इस नदी के किनारे। अब आइए थोड़ा सा इसका भी जिक्र कर लेते हैं कि इस सब नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है भाई, थोड़ा सा देख लिया जाए इसके बारे में भी। अब सीन क्या है भाई, तो सीन नदी के किनारे पेरिस नगर बसा हुआ है, पेरिस शहर बसा हुआ है। अब डार्लिंग है भाई, डार्लिंग क्या है, डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है भाई, इसमें अब दिमाग लगाना है आपको। डार्लिंग नाम सुन के लग रहा होगा कि यार ये क्या चीज़ है, इस तरह का प्रश्न तो गजब का है। और डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में है सिडनी शहर। और नील नदी के किनारे बसा हुआ है बहुत सारे शहर है यार, लेकिन क्या किया जाए, कुछ खास खास शहर का नाम याद कर लिया जाता है। नील नदी के किनारे बसा हुआ शहर आसवाना शहर है, नगर है, जो मिस्र में पड़ता है। और खार्तूम नगर है, काहिरा नगर है, मतलब बहुत तरह के नगर है। आपको खास खास नगर एक बार देख लीजिएगा कि नदियों के किनारे बसे शहर का नाम आपको एक बार देख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 में क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। देखिए दर्रा भी आ गया, सिक्किम, उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश। अब इसमें क्या कह रहा है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। अब कहाँ स्थित है यार, ये तो उत्तराखंड में भी हो सकता है, हिमाचल प्रदेश में भी हो सकता है, क्योंकि हर राज्य में कोई ना कोई दर्रा स्थित है। अब लिपुलेख दर्रा कौन सा राज्य में है भाई, तो इसका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, सिक्किम राज्य में हो जाएगा। लेकिन उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है भाई, आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है भाई, ओहो यहाँ पे आपका उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा, सिक्किम में नहीं भाई। सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है, नाथुला या देखिए गड़बड़ सबसे हो जाता है, नाथुला मतलब हर राज्य का दर्रा याद करने से पता चल जाता है कि कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है। यही कन्फ्यूजन आप भी एग्जाम हॉल में करके आइएगा, आप भी गड़बड़ कर दीजिएगा। और आप केरल में कौन सा दर्रा है भाई, अब केरल में आपको देना है तो पालघाट दर्रा है,
अब हिमाचल प्रदेश में कौन सा डाला है भाई, हिमाचल प्रदेश में शिपकिली डाला है। इसी तरह से आपको फेल नहीं होना है, जिस तरह से अभी हम फेल हो गए, आपको फेल नहीं होना है। लिपुलेखदारा कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आधुनिक भारत में एल्युमिनियम कारखाना का स्थापना इस्पात उद्योग हुआ था। अपने सम पढ़ दिए कुछ भी। आधुनिक भारत में सर्वप्रथम एल्युमिनियम कारखाना उद्योग का स्थापना हुआ था 1818 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में, 1837, 1840 ईस्वी में। कब हुआ था कारखाना का? इसको आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इसको हम आप पे हम छोड़ दे रहे हैं इस प्रश्न का आंसर। आप कमेंट कर दीजिएगा कि आधुनिक भारत में सर्वप्रथम एल्युमिनियम कारखाना का स्थापना हुआ था, कब हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यार, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 12 आ जाते हैं 13 नंबर में। 13 में क्या है भाई? यार 13, 14, अरे बहुत सारे प्रश्न हैं यार अभी। 14, 15, 16, चलिए ख़त्म कर देते हैं। 20 प्रश्न है। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? गोवर्धन योजना कब से प्रारंभ हुआ? 2018, 2019, 2014, 2016। गोवर्धन योजना कब प्रारंभ हुआ? अब गोवर्धन योजना 2018 से प्रारंभ हुआ, लेकिन ये कहाँ से हुआ? गोवर्धन योजना ये कहाँ का है, इसके बारे में भी आप याद कर लीजिएगा। गोवर्धन योजना छत्तीसगढ़ से स्टार्ट हुआ है और इस योजना का उद्देश्य क्या है? ठोस अपशिष्ट और पशुओं के गोबरों को खाद व्यवसायिक रूप में रूपांतरित करना आपका इसका काम है। और 2019 और 2014 2016 में क्या कितना योजना स्टार्ट हुआ, कब कार्यक्रम हुआ। लेकिन देखिए 2019 में बहुत सारी योजनाएं आया, 2014 में भी और 2016 में भी, मतलब योजनाएं की कमी नहीं है। देखिए 2014 में बहुत सारी योजनाएं आया था। स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जन धन योजना, 2015 में भी आया था दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अटल पेंशन योजना। अब 2016 में आ जाइएगा तो 2016 में बहुत सारी योजना है। स्टैंड अप ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं। आपका दिमाग खराब हो जाएगा 2019 में कौन कौन सी योजना है। तो यहाँ इसमें भी बहुत सारे पीएम किसान योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं। आपको योजनाएं एक बार याद करके आना, एक बार योजनाएं भी देख लीजिएगा, एग्जाम में आपका टपकेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का अधिकार कौन से देश से लाया गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का अधिकार कौन से देश से लाया गया था? अब मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट इस प्रश्न को करने की कोशिश करेंगे, जल्दी करने की कोशिश करेंगे। इसमें आप माइनस कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का अधिकार कौन से देश से लाया गया था? रूस, जापान, जर्मन और फ्रांस। अब यहाँ मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य में बहुत अंतर होता है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, यार मेरे से पढ़ने में कहीं गलती नहीं हुआ यार, मैंने मौलिक कर्तव्य को मौलिक अधिकार तो नहीं कर दिया यार, मौलिक कर्तव्य है यहाँ पे, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा, कभी कभी पढ़ने में मिस्टेक हो जाता है। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार एक ही जैसे लगता है, तो मौलिक देखने के बाद ध्यान ही नहीं रहता है क्या कर्तव्य लिखल है कि क्या लिखल है, यार मौलिक अधिकार पढ़ देते हैं। क्योंकि मौलिक अधिकार हम लोग बहुत पहले से हम लोग पेयर करते थे, पहले दूसरे क्लास में थे, तो मौलिक अधिकार याद करना होता था, इसीलिए मौलिक कर्तव्य हम वो ध्यान में नहीं देते हैं। इसलिए आप ध्यान दे, एक बार फिर से पढ़ देते हैं इस प्रश्न को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का अधिकार कौन से देश से लाया गया था? मतलब जब मेरा भारत का संविधान जब बन रहा था, उसमें बहुत सारे देश से संविधान से कुछ भागों को लाया गया मौलिक अधिकार। देखिए तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लाया गया? मौलिक अधिकार, जिसे मान लीजिए मौलिक अधिकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं बार बार, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लाया गया था, लेकिन यहाँ पे मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से? रूस से ही लाया गया था यार। पहले मुंह में आ गया रूस तो रूस ही हो गया, मतलब मुझे पता था, लेकिन ऐसे भी रूस ही है। और जापान, जर्मन और फ्रांस, ये सब क्या है, यहाँ से भी तो कुछ चीज़ें लाया गया होगा संविधान बनने में। आइए इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब जापान से क्या लाया गया था?
यार जापान से क्या लाया गया था? जापान से तो पता नहीं, लेकिन जर्मन से क्या लाया गया था, जर्मन के बारे में जानते हैं। आपातकालीन प्रावधान लाया गया था, जिसमें आपातकालीन का सेवा रहता है, नहीं कि जैसे ट्रेन वगैरह में रहता है कि आपातकालीन की सेवा में आप इस खिड़की को तोड़ सकते हैं हथौड़ा का प्रयोग करके। उसी तरह से फ्रांस से भी लाया गया था। वहाँ से क्या अधिकार लाया गया था? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, बंधुत्व का, गणतंत्र का, ये सब अधिकार लाया गया था, वहाँ से लाया गया था गणतंत्र का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? एस भंडारनायके, बेनजीर भुट्टो, वेलेंटिना त्रेस्कोवा, जोंको तेबई। क्या होगा? इसका हो जाएगा विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडारनायके, और ये श्रीलंका के प्रथम प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री। और बेनजीर भुट्टो, जुंकी तेबोई, वेलेंटिना त्रेस्कोवा, ये सब क्या है भाई? ये भी महिलाएं हैं, कुछ ना कुछ हैं जो ये सब भी प्रथम आई हुई हैं, लेकिन ये सब भारत में आई हुई हैं या विश्व में आई हुई है, इसके बारे में भी थोड़ा सा ये जानते हैं। जिक्र इसके भी कर देते हैं थोड़ा सा। अब बेनजीर भुट्टो, वेलेंटिना त्रेस्कोवा, जुंकू तोबई। अब जुंकू तोबई के बारे में तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। और वेलेंटिना त्रेस्कोवा भी, इसके बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। लेकिन बेनजीर भुट्टो ये भी महिलाएं थी, शायद मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। ये पाकिस्तान की है। और एस भंडारनायके विश्व की है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है? यूनेस्को की स्थापना हुआ था 1945, 1946, 1919 और 1948। यूनेस्को, यूएनओ, यूआईएलओ, ये सब क्या है? ये सब भी एक तरह का क्या है? ये सब भाई गजब का प्रश्न है। और यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, यूएनओ की 1946 में, और 1919 में, इसमें क्या होता है, लेकिन 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। आप स्थापना वर्ष भी आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। अब 17 में क्या कह रहा है? इटली देश की मुद्रा क्या है? यार गजब का प्रश्न। मुद्रा और देश की राजधानी और देश की प्रधानमंत्री और राज्य की राजधानी और राज्यपाल मुख्यमंत्री से तो एक प्रश्न एकदम देखने को एकदम मिलना ही मिलना है। आप एकदम रट्टा मार के याद कर लीजिए, चाहे जैसे भी हो, आप इस तरह के प्रश्न को आपको एकदम याद करके आना है। अब जिस भी हालत में हो आपको याद करना ही है। जब तक आप याद नहीं कीजिए तब तक आपका साग का, इसको बोलते हैं, क्या बोला जाए इसको, काम चलने वाला नहीं है। अब इटली देश की मुद्रा है यूरो, रुपया। ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। और रुपया भारत का है, और येन जापान का है, और डॉलर अमेरिका का है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18 में प्रथम भारतीय महिला IAS कौन है? IAS के बारे में पूछ रहा है। किरण बेदी, हरिता कौरदयाल, आना जर्ज, लीला सेठ। अब IAS के बारे में पूछ रहा है, मतलब आपको भारत में भी प्रथम महिला के बारे में आपको याद करना है। मतलब महिला के बारे में नहीं, आपको पुरुष के बारे में भी आपको याद कर लेना है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होगा। भारतीय महिला IAS आना जर्ज, इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा।
आना जर्ज आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन लीला सेठ ये क्या थी? ये प्रमुख न्यायाधीश थी, प्रथम उच्च न्यायालय की प्रमुख उच्च न्यायालय की प्रथम महिला थी। और ये लीला सेठ के बारे में आपको बता दें। और ये हरित कौर दयाल ये क्या थी भाई? और आना जर्ज ये क्या थी? आना जर्ज ये प्रथम महिला IAS। और लीला सेठ उच्च न्यायालय की प्रथम ये महिला थी मुख्य न्यायाधीश। और किरण बेदी ये IPS महिला, प्रथम IPS। और हरित कौर दयाल ये थी वायुसेना की प्रथम महिला पायलट थी। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं, मतलब लास्ट की कगार पे। राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल, 1 मई, 22 अप्रैल, 30 जनवरी को। आपको यहाँ से आपको सीख लेना है कि आपको दिवस भी आपको याद कर लेना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में भी आपको याद कर लेना है कि कौन सा दिवस किस दिन को मनाया जाता है। अब इसमें राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, तो इसमें क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। लेकिन 1 मई, 30 जनवरी और 7 अप्रैल को कौन पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल यहाँ पे हो जाएगा आपका 22 अप्रैल। लेकिन 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस। और 1 मई को मजदूर दिवस राष्ट्रीय यहाँ, और विश्व मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। 30 जनवरी को आपको पता ही होना चाहिए अच्छी तरह से, शहीद दिवस मनाया जाता है जिस दिन मेरा महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का मृत्यु हुई थी। और प्रश्न नंबर लास्ट आपका अंतिम हो जाता है 20। झारखंड बिहार राज्य से अलग कब हुआ था? मतलब आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन सा राज्य का गठन कब हुआ है और कौन सा ईस्वी में हुआ है। आपका दिन याद, तारीख याद रहे चाहे न रहे, लेकिन आपको इस भी याद होना चाहिए कि कौन कौन का राज्य का कौन कौन ईस्वी में स्थापना हुआ है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। और ये भी याद आपको रखना है कि कौन कौन राज्य से अलग होकर के ये सब नए राज्य बने हुए हैं। अब झारखंड राज्य बिहार से कब अलग होकर बना था? 2000 15 नवंबर, NOV 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। और प्रथम मुख्यमंत्री या प्रथम राज्यपाल के बारे में तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप जानना चाह रहे हैं तो इसके बारे में भी आप एक बार देख लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट कीजिएगा। और चैनल नए वीडियो पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरह के वीडियो आपको पल पल का अपडेट मिलते रहेगा, इसलिए आप इस वीडियो को दिल से लाइक करना चाहो तो लाइक कर सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।